स्वागत है आपका सबलाइन क्लासेस में। हम देख रहे हैं आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर एब्रीविएशन। तो इसकी हमारी सीरीज चल रही है और इससे पहले जो हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर चुके हैं उसको आप देख चुके होंगे। आज हम जो टॉपिक उठाएंगे वो है आर, एस और टी। तो आर, एस, टी जो कैरेक्टर्स हैं इससे जो स्टार्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर एब्रीविएशन उनकी बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या एग्जाम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले है रैम, जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे इजी है, मुझे नहीं लगता जब रैम बोला जाता है, जो जिन लोगों को कंप्यूटर नहीं भी पता है ना, उनको भी रैम का फुल फॉर्म जरूर पता होता है। उनको रैम का मतलब भले ना पता हो, लेकिन रैम की फुल फॉर्म मोस्टली छोटे से छोटे बच्चे को और बड़े से बड़े जो भी तैयारी करते हैं उनको पता होती है। फिलहाल जान लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी की फुल फॉर्म तो बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन अब इसमें दो फुल फॉर्म और आने लगे हैं। जैसे ये होते कितने टाइप के, तो ये होते हैं दो प्रकार के, एस रैम और डी रैम। एस रैम फॉर स्टैटिक रैम और डी मतलब डायनेमिक रैम। दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। एस और डी रैम की, एस जो है वो थोड़ा सा फास्टर होती है लेकिन लोड कम ले पाती है, यानी कि उसके अंदर डाटा कम आ पाता है। जो डायनेमिक रैम होती है ये इतनी फास्टर नहीं होती है एस रैम की तुलना में, लेकिन लोड ज़्यादा ले लेती है, मतलब इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन डी रैम की एक और क्वालिटी है, डी रैम को कई और भागों में भी बांटा गया है। जैसे आपको बताते हैं एडी रैम। एडी रैम का मतलब होता है एसिंक्रोनाइजेस डायनेमिक रैम। इसके अलावा जो दूसरी रैम है उसका नाम है एसडी रैम। एसडी रैम को कहते हैं सिंक्रोनाइजेस डायनेमिक रैम। ऐसे ही आप कहते हैं डीडीआर रैम, डीडीआर एसडी रैम, डबल डाटा रेट सिंक्रोनाइजेस डायनेमिक रैम। ऐसे हम बात करते हैं तो एक और आपको बता दूं, आरडी रैम। आरडी रैम क्या होती है? रिम्बस डाटा माफ कीजिएगा, रिम्बस डायनेमिक रैम। और लास्ट में एक और डायनेमिक रैम होती है, उसका नाम होता है सीडी। तो सीडी का मतलब होता है कैशे। कैशे मेमोरी काफी फास्ट मेमोरी मानी जाती है, तो उससे जुड़ी हुई मेमोरी है कैशे डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम को कई भागों में बांटा जाता है। फिलहाल स्टैटिक रैम को ज़्यादा किसी उसका जो क्लासिफिकेशन है वो नहीं किया गया है। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं एब्रीविएशन, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। कभी भी आ जाते हैं तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा रैम के बारे में बता दूं, ऐसे रैम का मेरा एक वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। जो रैम होती है एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सी मेमोरी वोलाटाइल होती है, और वोलाटाइल मतलब इरेज होने वाली। कौन सी मेमोरी इरेज हो जाती है जब लाइट चली जाए, आपका कंप्यूटर या मोबाइल एकदम से बंद हो जाए, और कौन सी मेमोरी है जो वोलाटाइल है, जिसका डाटा अपने आप मिट जाएगा, तो वो होती है रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार की वोलाटाइल मेमोरी है, इरेजेबल है, मतलब खुद ही मिट जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा इसमें जो डाटा है वो आपको सोच समझ के यूज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप मूवी देख रहे हैं और मूवी देखते देखते आपका लैपटॉप एकदम से बंद हो गया, जब आप फिर से ऑन करोगे तो क्या आपकी मूवी वहीं से चल रही होगी? नहीं चल रही होगी, आपको फिर से मूवी ऑन करनी पड़ेगी, फिर से गेम खेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ रैम में होती है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, रोम है, रैम है, रजिस्टर्स हैं, कई चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर फिलहाल ये चीज़ घुमा फिरा के आपसे पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं रोम की। रोम जस्ट एक मेमोरी ही है, लेकिन जस्ट उल्टा होती है रैम की। जैसे कि रैम आपको बताया था कि वोलाटाइल होती है, तो रोम क्या होता है, वो नॉन वोलाटाइल होती है। ठीक है, नॉन वोलाटाइल मतलब कभी भी अगर लाइट चली जाती है तो रोम में जो भी डाटा है वो पड़ा रहेगा। रोम आपके डाटा को व्यवस्थित रखता है, गायब नहीं होने देता है ना। जैसे आपके लीजिए, मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन पड़ा है, वो रोम में पड़ा हुआ है, तो रोम उसको मिटने नहीं देगा। मतलब वो ऐप वहीं पे पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, ऐप को फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐप आपका मोबाइल बंद हो जाने पर या स्विच ऑफ हो जाने पर वो ऐप गायब नहीं होता है ना। एक एग्जाम्पल बता रहा था मैं आपको। तो इस तरीके से ये याद रखना है। रोम भी जो है कई तरीके के होते हैं, तो वो भी मैं बता दूं कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है एम रोम, जिसको हम कहते हैं मास्क रोम। तो कभी भी एम रोम लिखा हो तो उसका मतलब होता है मास्क रोम। ये एज ए रोम ही है, बस उसको हम मास्क रोम नाम अलग से रख दिया गया है, तो इसका काम रोम का ही होता है बिल्कुल। इसके बाद आता है पी रोम। पी रोम क्या करता है, ये भी एक रोम का ही दूसरा नाम है कि जो भी आपके रोम में है
वो पड़ा हुआ है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जो कुछ आपके रोम में है वो प्रोग्राम करके रोम में पड़ा हुआ है। इसके बाद बात आती है ईपी रोम की। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब ये इरेज भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आया था नेट में एक बार कि ईपी रोम का जो डाटा है वो किस चीज से या किस तरीके से इरेज किया जाता है, मतलब मिटाया जाता है। तो वो होती है यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं, रेज होती हैं, उससे रोम का जो भी डाटा है वो इरेज करते हैं। बहुत ज़्यादा डाटा हम नहीं इरेज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टारगेट करके हम डाटा इरेज कर सकते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो यहाँ पर ईपी रोम में आपका जो इरेज करने का डाटा है उसका काम करती हैं। ये याद रखिएगा। आगे भी पूछा जा सकता है कि यूवी रेज रोम के किस मेथड में यूज होती हैं, इस तरीके से पूछ सकता है। इसके बाद आता है ईईपी रोम, मतलब EEP रोम। इसका फुल फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली मतलब जो आपका डाटा है वो इलेक्ट्रिकली मिटाया जाएगा, बिजली से मिटाया जाएगा। इलेक्ट्रिक का क्या मतलब होता है? लाइट, बिजली, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकली इरेज करेगा आपके डाटा को। तो जब ईईपी पूछा जाए और ये पूछा जाए कौन से रोम में इलेक्ट्रिकली यानी कि लाइट के द्वारा डाटा इरेज किया जाता है, तब आप बताओगे ईईपी रोम। तो यहाँ पे भी इस तरीके से एब्रीविएशन के फुल फॉर्म अगर आपको पता होंगे, थोड़ा बहुत डीप में पता होगा, तो आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं आरएस की। आरएस का फुल फॉर्म है रिमोट एक्सेस सर्विस। आजकल काफ़ी क्वेश्चन नेटवर्किंग इंटरनेट से बढ़ गए हैं, तो ये फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए कि आखिर इनका क्या मतलब होता है। तो आरएस क्या है? रिमोट एक्सेस सर्विस इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनेबल द रिमोट एक्सेस टूल और इंफॉर्मेशन दैट टिपिकली रिसाइड ऑन अ नेटवर्क ऑफ आईटी डिवाइसेस। तो मतलब रिमोटली आप एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क को, कि कहाँ पर नेटवर्क आ रहा है, कहाँ पर आपका राउटर सही है, कहाँ पे आपके क्लाइंट को नहीं पहुँच रहा है। मान लीजिए आपने कहीं शिकायत की कि भाई हमारे नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है, तो रिमोटली वो एक्सेस करके देख लेंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो उसे कहते हैं रिमोट एक्सेस सर्विस। अब बात करते हैं RJ45 यानी रजिस्टर्ड जैक 45 क्या होता है। देखिए आपका जो भी लैपटॉप है, लैपटॉप या कंप्यूटर में ही यूज़ होता है ये। तो रजिस्टर्ड जैक जो होती है कि स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क इंटरफेस है, और ये जो है मोस्टली जो आपकी कोई भी फाइबर लाइन हो, चाहे आपको इंटरनेट की ब्रॉडबैंड का कनेक्शन हो, चाहे डायल-अप का कनेक्शन हो, किसी भी प्रकार का आप जब कनेक्शन लेते हैं, वायर्ड कनेक्शन मतलब वायरलेस वाला कनेक्शन नहीं, वायर्ड कनेक्शन, तब आपको इस प्रकार की जैक अपने लैपटॉप में लगानी होती है, जो कि आपके लिए नेटवर्क का जो है कैरियर करता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। बस ये चीज याद रखिएगा। कभी पूछा जाए कि RJ45 क्या चीज है, तो एक रजिस्टर्ड जैक है जो कि इंटरनेट में यूज होती है। आपके लैपटॉप में हार्डवेयर है, एक प्रकार का केबल है, केबल के आगे एक छोटा सा एक जैक लगा होता है। बात करते हैं सिम की। सिम तो सबको पता है, लेकिन सिम का फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो हो सकता है आपको टेंशन हो जाए। तो वो याद रखिएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और सिम कैसे दिखते हैं बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इमेज यहाँ पर लगा रखी है। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। सिम कार्ड एक इंटीग्रेटेड सर्किट है। द इंटरनेट ऑफ सिक्योरली स्टोर द इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी नंबर एंड द रिलेटेड की विच यूज्ड आइडेंटिफाई एंड ऑथेंटिकेट सब्सक्राइबर्स ऑन मोबाइल टेलीफोनी डिवाइस। तो ये डिवाइस किस में यूज होती है? टेलीफोनी यानी कि मोबाइल में यूज होती है, और आजकल तो इसका सबसे ज्यादा प्रचलन देखा जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। बात करते हैं SMPS की। देखिए ये यूज होता है सबसे ज्यादा आपकी कंप्यूटर यानी कि CPU जो बॉक्स लगा होता है उसमें। क्यों? क्योंकि ये इसको पावर सप्लाई देता है। किस प्रकार का पावर सप्लाई? भाई आपकी लाइट है, मान लीजिए लाइट कम ज्यादा हो गई तो आपका कंप्यूटर वहीं पे बंद भी हो सकता है और कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। SMPS क्या करता है? लाइट को जो फ्लक्चुएशन होता है ना उसको बचा के रखता है। कोई भी और जो AC DC होता है ना, AC को DC में बदलता है, ये वाला भी काम यही SMPS करता है कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पर DC AC और AC DC को बदलने का काम करता है SMPS, जिसको हम कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। तो एक प्रकार का पावर सप्लाई देने का काम करता है यहाँ पर SMPS।
SMS जो कि आप रोज भेजते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विस कहते हैं इसको, सिंपल मैसेज सर्विस भी कहा जाता है। कभी कभी शॉर्ट मैसेज सर्विस नहीं लिखा होगा, सिंपल लिखा होगा तो सिंपल को भी आप सही कर सकते हैं। SMS इज अ टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस कंपोनेंट ऑफ द मोस्ट टेलीफोनिक इंटरनेट एंड मोबाइल डिवाइस सिस्टम। तो इसके बारे में ज़्यादातर पता ही है आपको, तो इस पर टाइम नहीं लगाते हैं, आगे चलते हैं। बात करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। तो SMTP का फुल फॉर्म है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। ये एक प्रकार से जैसे जीमेल वगैरह है, तो ये मेल ट्रांसफ़र करने का एक प्रोटोकॉल है। तो ये एक प्रकार से सेट है कम्युनिकेशन गाइडलाइंस का कि किस तरीके से मेल जाएगी, किस किस तरीके से वहाँ पर रूल रेगुलेशन लागू होंगे, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बात करते हैं SQL की, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा यूज होती है DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको बताया था मैंने, जब मैंने D वाले अल्फ़ाबेट को बताया था। तो SQL एक तरीके से मैनेज करता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, या उसका जो बेस है वो बनाने का काम करता है। TB यानी कि टेराबाइट। आजकल जो आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है कि कितने TB की उसमें हार्ड डिस्क है। इस समय प्रचलन में टेराबाइट ही है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। और ये जरूर बताइएगा कि टेराबाइट के ऊपर, जैसे TB के नीचे क्या होता है, गीगाबाइट होता है। तो आपको ये बताना है कि जस्ट TB के ऊपर, यानी कि जब 1024 TB हो तो क्या बन जाएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला आपको बताना है यूनिट मेमोरी का। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो 1024 TB मिलकर क्या बनाते हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। राउंड फिगर में हम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1010, खूब सारे जीरो लगे हुए हैं, 10 की घात 10 की पावर 12 हैं, तो यहाँ गलत है एक प्रकार से, लेकिन हम राउंड फिगर में उसको 1000 लिख देते हैं। लेकिन एग्जैक्टली जो डिजिट होती है वो होती है 1024। इसको ही हम गुणा करते हुए या मल्टीप्लाई करते हुए आगे चलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर 1000 भी ऑप्शन में है और 1024 भी है तो 1024 को ही आप रखेंगे। 1 TB में, या हम कहें कि 1 TB में कितने GB होते हैं, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट आपका ऑप्शन होगा। ओके, तो उम्मीद है ये छोटी सी बात आपके समझ में आई होगी। बात करते हैं TCP/IP पे, तो इसके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है। अगर आपको वाकई में लगता है कि आपकी पूरी तैयारी है और TCP/IP आपने नहीं पढ़ा है, तो आपका 2 नंबर कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन TCP/IP से संबंधित होते हैं। इंटरनेट का जो बेस है TCP/IP ही है। किस तरीके से हम कम्युनिकेशन करते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को समझ रहे हैं, इंटरनेट कम्युनिकेशन वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं। तो खैर, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, TCP/IP एक लेयर होती है जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ऑब्लिक में इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये एक प्रकार का इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट है जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, जो सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बनाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये TCP/IP 4 लेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो आपको इंटरनेट पे फॉलो करना होता है। आपको नहीं फॉलो करना है, जो भी इंटरनेट के रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर हम TCP/IP की लेयर बनाते हैं, यहाँ पर दूसरी लेयर क्या होती है, OSI लेयर। कभी पूछा जाए कि OSI लेयर क्या चीज़ है, तो इसका फुल फॉर्म मैं बता दूं आपको, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, है ना। उसका फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, या थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा आपके। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है OSI लेयर का। इसमें 7 लेयर होती हैं और TCP/IP में 4 लेयर होती हैं। इस समय TCP/IP लेयर का ही हम यूज़ करते हैं, और एक तरीके से इसको हम वैसे नीचे से शुरुआत करते हैं, लेकिन हम आपको बना रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि चौथी लेयर कौन सी होती है। इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर, कहीं कहीं पर इसको प्रोसेस लेयर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आज हम पूरी लेयर आपको बता देते हैं बना के। तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस लेयर या एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन
एप्लीकेशन। तो ये एक प्रकार की लेयर हो जाती है। और OSI लेयर में भी 7 लेयर हैं, तो कैसे हम इसको डिसाइड करेंगे? तो अब OSI लेयर में 7 लेयर होती है। चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं। और उसके बाद तीसरी लेयर कौन सी है? तीसरी लेयर होती है होस्ट टू होस्ट। होस्ट टू होस्ट, ठीक है। एक प्रकार से ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम भी करती है। आगे हम बताते हैं आपको। हाँ, ये आपकी दूसरी लेयर हो जाएगी। इसको हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट। उसके बाद पहली लेयर कौन सी है? जिसको हम कहते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस। तो वर्ड ऐसे नहीं है जो आपको समझ में ना आए, लेकिन फिलहाल याद रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा TCP/IP लेयर में पहली लेयर, फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? तो आप कहोगे नेटवर्क एक्सेस लेयर पहली लेयर होती है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे होती है। अब इसी को OSI के हिसाब से देख लेते हैं क्या होता है। तो OSI में 7 लेयर होती है, तो 7 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 7, 6 और 5 एक साथ मैंने इसलिए लिखे हैं, अभी आपको मैं बताता हूँ मैंने एक साथ क्यों लिखे हैं। तो यहाँ होता है सबसे पहले एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। उसके बाद जो 6 नंबर पे आता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है सेशन। ये जो 3 लेयर हैं 7, 6, 5, ये TCP/IP के पहली यानी कि चौथी लेयर के इक्वल होती है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि सेशन लेयर TCP/IP के किस लेयर के बराबर आती है, तो वो एप्लीकेशन लेयर के बराबर में आती है, ठीक है। उसके बाद हम किस लेयर का नाम रखेंगे? उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ लेयर का। तो फोर्थ लेयर इक्वल टू होस्ट, है ना। उसमें किसका नाम आएगा? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट। तो चौथी लेयर जो है ट्रांसपोर्ट, वो होस्ट टू होस्ट की इक्वल होती है। ऐसे ही जो दूसरे हैं इसमें तीसरी लेयर आ जाती है। उसका नाम क्या है यहाँ पर? उसका नाम है यहाँ पे नेटवर्क। मतलब TCP/IP की इंटरनेट लेयर OSI लेयर की नेटवर्क लेयर के इक्वल होती है। अब हम बात करेंगे दूसरी और पहली लेयर की, तो वो है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक। और पहली लेयर जो है उसको हम कहते हैं फिजिकल। फिजिकल, ठीक है। तो जो फिजिकल लेयर है और डाटा लिंक लेयर है, ये मिलकर एक बनाती है TCP/IP में नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो थोड़ा बहुत जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आपने ऐसे प्रश्न देखे हैं तो ये छोटी सी चीज याद कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। फिलहाल ये आज छोटा सा मुझे याद आया कि मैं आपको समझा दूं, ताकि आपको इस तरीके के प्रश्नों में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये है आज की लास्ट हमारी स्लाइड, टेलनेट। इसको हम कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग। तो ये है क्या चीज? तो ये एक प्रकार का रिमोट नेटवर्क है, जो कि खुद जो है, चाहे वो क्लाउडिंग के या इंटरनेट के द्वारा क्रिएट किया जाए या किसी कंपनी के द्वारा क्रिएट किया जाए। तो टेलनेट प्रोवाइड एक्सेस टू कमांड लाइन इंटरफेस ऑन अ रिमोट होस्ट, हाउएवर बिकॉज सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न व्हेन यू यूज टेलनेट ओपन नेटवर्क सच एज इंटरनेट। तो हम कभी अपनी कंपनी को यूज करना चाहते हैं, उसके नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमको एक पासवर्ड बना दिया जाएगा कि हम कहीं भी बैठकर अपने नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम उस बिल्डिंग में बैठेंगे तभी हमारा इंटरनेट चलेगा। तो इंटरनेट तो यूज कर ही रहे हैं, हम अपनी कंपनी को या अपने किसी भी संस्था को कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। उसको कहते हैं टेलनेट। तो उम्मीद है ये छोटी सी बात फिलहाल याद रहेगी आपको। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा यहाँ पर। और आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। जल्दी मिलते हैं आने वाले वीडियो में। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।